हे गाइस, वेलकम टू पायल अकेडमी। पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। अभी आईएमडी ने आपको पता ही है कि हीट वेव की चेतावनी जारी की है, तो आप घर में बैठे रहिए और आराम से हमारा यूट्यूब चैनल पर अपना ही पढ़ाई करते रहिए कि घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, आज हमारी आर्थिक समीक्षा की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आर्थिक समीक्षा की नई सीरीज में एक चैप्टर फिर से लेके आए हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। अभी आर्थिक समीक्षा का ये हमारा जो है छठा सेशन है। इससे पहले हम 5 करवा चुके हैं, तो उसको अगर आपको देखना है तो पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट चालू कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। हमारा राज्य आप सबको ही पता है कि कृषि प्रधान राज्य है। हालांकि हमें पता है बारिश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, तो बिल्कुल तो नहीं कह सकते, खैर कुछ तो होती है, वरना बिना पानी के अभाव में जल है तो जीवन है, आपको पता ही है। पानी के अभाव में तो रह ही नहीं सकते हम। तो ये हमारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि राज्य के कृषि प्रधान होने के बावजूद, राज्य एक मरुस्थलीय राज्य होने के बावजूद राज्य की स्थिति क्या है कृषि में। हालांकि ये मेंस, प्रीलिम्स कह दे या फिर इंटरव्यू के तीनों के आधार पर अगर हम देखें तो तीनों के आधार पर इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मोस्टली हम क्या है, किसान परिवार से है, तो अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, तो ये सब पूछा जाता है, तो हमें मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अब मैं आपको जैसे बताऊं कि राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है, ये यहाँ पे देखिए 61% है। ठीक है ना। मरुस्थली या अर्ध मरुस्थली है, वह वर्षा पर आधारित है। हमें पता है कि राज्य का जो मरुस्थली अर्ध मरुस्थली क्षेत्र है, वहाँ पे अभी तो जैसे इंदिरा गांधी नहर बाड़मेर तक चली गई है, तो कुछ भाग है जो सिंचित है। बाकी अगर देखें तो यहाँ तो मरुस्थली है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहाँ पे अर्ध मरुस्थली है। और बात करें अगर दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र की, जो कि कुल क्षेत्रफल का 39% है। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि राज्य का जो मरुस्थली भाग है वो कितना प्रतिशत है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है। तो आर्थिक समीक्षा में ये दिया हुआ है कि 61% भाग है वो तो है मरुस्थली, और जो 39% भाग है वो हमारा हो गया राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग, जो कि एक मैदानी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वह उपजाऊ है। ठीक है, भूमि राज्य को जलवायु के आधार पर, राज्य को जलवायु के आधार पर देखिए 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जो आरएस का जो पहले सिलेबस था ना, अभी तो हाल में रिवाइज कर दिया गया, तो पहले जो सिलेबस था उसमें तो क्या हुआ कि कृषि जलवायु क्षेत्र मेंस में क्लियर दिया हुआ था। ठीक है ना। अभी कृषि जलवायु क्षेत्र का इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आर्थिक समीक्षा में कृषि जलवायु क्षेत्र पर बात की गई है, पहले नहीं की गई थी। कृषि जलवायु क्षेत्र पर बात की गई, तो हमारी मेंस में भी ये आने की संभावना है कि जो राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है उन पर विस्तार से लेख लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे जलवायु क्षेत्र का, जैसे मैंने कहा कि आर्थिक समीक्षा है उसमें कृषि जलवायु क्षेत्र है उनके विस्तार से बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कृषि जलवायु में आता कौन सा है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है पहला। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं, बाड़मेर आते हैं और जोधपुर आते हैं। आपको ही पता है, जिसमें आपको बता दूं कि ये राजस्थान हो गया। ये राजस्थान हो गया। तो इधर का जो ये पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इसमें बाड़मेर और जोधपुर आ गए। यहाँ खरीफ, वो देखिए अलग अलग आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी होती है। तो खरीफ की देखे तो यहाँ पे बाजरा, मोठ और तिल होते हैं। आपको ही पता है बारिश हमारे राज्य में इतनी होती नहीं है और सिंचाई के साधन बहुत ही सीमित है, तो इस वजह से वो फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बाजरा, मोठ और तिल है वो तो खरीफ में उगाई जाती हैं। और अभी खरीफ कौन सी है आपको पता है ना, जो ग्रीष्म काल में उगाई जाती है उनको खरीफ कहते हैं। लगभग जुलाई
से हम इसकी बुआई शुरू करते हैं। और रबी वो कहलाती है जिनकी हम बुआई करते हैं सर्दियों के मौसम में। रबी में गेहूं, सरसों और जीरा का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं, सरसों और जीरा। हालांकि ये मेंस में अगर हमें जोड़ देते ये टॉपिक तब तो हमारी ये बहुत काम की चीज़ है। और वैसे देखें तो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता कि जैसे ये दे दिया आपको IA1 लगा दी हम, लगा के फिर उसके बराबर में आपको जैसे ऐसे आएगा क्वेश्चन, आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। IA लगा के कोई सा युग्म सुमेलित कीजिए, इसे बोलेंगे। युग्म दिया हुआ और सुमेलित करना है तो यहाँ पे IA1 लगा के आपको उसमें लगा देंगे कि शुष्क पश्चिम मैदानी भाग। ठीक है, पश्चिमी मैदानी भाग। तो आपको पता होना चाहिए कि IA1 में कौन सा है, IB में कौन सा है, IC में कौन सा है। ठीक है, आई नहीं है, ये फर्स्ट ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सेकंड आ गया, सेकंड A सेकंड B ऐसे आ गया, तो ये आई मुझे लगा आई होगा, है ना। तो आप में पता होना चाहिए। और ये भी पूछ सकते हैं सम्मिलित करना, जैसे इसमें ये जिले आते हैं या इसमें ये जिले आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में ये आते हैं। अब उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी भाग की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर आ गई हमारे, पानी पानी हो गया। हनुमानगढ़ और गंगानगर में तो बहुत ही है एक्चुअल में। तभी डार्क जोन में नहीं आते हनुमानगढ़ और गंगानगर। ग्रीन जोन हमारे राज्य की अगर बात करें तो ग्रीन जोन के अंतर्गत श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। उसमें क्या होता है, कपास को हमें पता है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खरीफ के मौसम में कपास व ग्वार उगाया जाता है। और अगर रबी के मौसम में बात करें तो गेहूं, सरसों और चना उगाया जाता है। ये सेम ही बातें हो गई। गेहूं, सरसों, चना तो हमारे राज्य में लगभग सभी जगह उगाए जाते हैं। अब मैं बात करूं अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क की बात की और आंशिक सिंचित की बात कर रही है। ठीक है, ये फर्स्ट C में आ रहा है। ठीक है, तो आंशिक सिंचित के अंतर्गत मैंने जैसे कहा कि इंदिरा गांधी नहर अभी हमारी कहाँ तक पहुंच चुके हैं, बाड़मेर तक पहुंच चुके हैं, पर इतना पानी नहीं है तो बीकानेर, क्यों ये बहुत ज़्यादा मरुस्थलीय एरिया भी है और पानी वहाँ पे मरुस्थलीय एरिया में हमें पता है ज़्यादा चाहिए होता है। तो बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और चूरू हो गया। चूरू तक तो अभी सिर्फ पेयजल के लिए जाती है, सिंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ पेयजल के लिए जाती है ना। तो यहाँ पे उगाया जाता है बाजरा, मोठ और गवार, क्यों तीनों को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, बाजरा, मोठ एंड गवार को। रबी की बात करें तो गेहूँ, सरसों और चना होती है। ठीक है, अब हम बात करें अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, ये सेकंड A के अंतर्गत आ गया। इसमें अंतःस्थलीय आपको पता ही है कि जो नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू के जिले हैं, ये हमें पता ही है कि यहाँ पे जो रण क्षेत्र कहलाते हैं। हमें पता है ना कि बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है झीलों के दौरान, झीलों में, तो अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे बाजरा, ग्वार और दलहन होती है। दलहन चूरू है ना, चूरू में चना बहुत होता है, तो दलहन के अंतर्गत आ गया ये। ठीक है ना, सरसों और चना, ये देखिए मैंने लिखा भी था, सरसों और चना हो गया। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान भाग। लूनी नदी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया में लूनी नदी बहती है। तो जैसे इकोनॉमिक्स हो गई या फिर ज्योग्राफी हो गई, सबको इंटर रिलेटेड करके या इंटरलिंक करके हमें पढ़ना चाहिए। तो लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र कौन सा है, जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर। यहाँ पे हमें पता है लूनी नदी बहती है। यहाँ पे क्या होता है, बाजरा, ग्वार एवं तिल होते हैं, बाजरा, ग्वार, गेहूँ, सरसों भी होते हैं। गेहूँ और सरसों मैंने बताया, गेहूँ सरसों तो हमारे राज्य के लगभग सभी भागों में होती है ना। तो इनको किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा या क्या है, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। थोड़ा सा एक माइंड में बना लीजिए अपने दिमाग में, मैप जरूर रखिए इस हिसाब की चीज़ें। अगर जलवायु क्षेत्र कर रहे हैं या जलवायु का वर्गीकरण कर रहे हैं राज्य के हिसाब से, मैप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे भी इसे सीधे लिखने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे भी हमें मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया, जैसे ये पता होना चाहिए ये कौन सा आ गया, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी भाग, तो यहाँ पे IB ऐसे करके माइंड में रखे। और यहाँ पे ऐसे याद रखे कि पानी बहुत होता है, तो पानी बहुत होता है तो कपास की खेती तो होती है। ठीक है, ऐसे याद रखे गेहूं, सरसों और चना की खेती भी यहाँ पे होते हैं। अब फिर ऐसे याद रखे कि शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, कि यहाँ का एरिया हो गया भाई शुष्क पश्चिमी मैदान। हमें पता है कि बारिश बहुत कम होती है, मरुस्थलीय एरिया है, तो ये हो गया बाड़मेर, जोधपुर का। तो बाड़मेर, जोधपुर का जब शुष्क ही है तो क्या क्या होगा, बाजरा, मोठ और
तिल भी हो गया। तो हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, थोड़ा सा माइंड में बनाइए और उसके हिसाब से चीज़ों को याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा आ गया अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये आ गया थर्ड ए के अंतर्गत आ गया। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ये राज्य का हमारा डायग्राम हो गया। सोरा डायग्राम हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। जयपुर, अजमेर और दौसा और टोंक है, तो यहाँ पे है, हमें पता है। यहाँ पे जयपुर हो गया, यहाँ पे अजमेर हो गया, दौसा टोंक हो गया। यहाँ पे भी क्या है कि अर्धशुष्क है। अर्धशुष्क है तो बाजरा, गंवार और ज्वार की खेती होती है यहाँ पे भी। गेहूँ, सरसों और चना है जो रबी फसलों के लिए आती है। ठीक है, और अब हम बात करें बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये आती है थर्ड बी के अंतर्गत। तो इसमें क्या आ गया, अलवर बाढ़ संभाव्य। बाढ़ कहाँ पे आएगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ तो बारिश हो रही होगी, यहाँ पे नदी का प्रवाह हो रहा होगा। ठीक है, तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, ये बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्वी भाग में हमारे राज्य के हमें पता ही है कि ये राज्य का मैप हो गया। इसके इस भाग में हमें पता है अलवर, धौलपुर। एक तो जितने भी जिले हैं सबका हमें माइंड में होना चाहिए, मैप पे एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन किस जगह पे है ना। तो यहाँ पे हमको पता है कि अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर का एरिया ये है। तो यहाँ पे भी बाजरा, ग्वार और मूंगफली होती हैं मोस्टली। राज्य में बाजरा तो जहाँ भी देखे तभी राज्य प्रथम स्थान पे है। संपूर्ण देश में अगर देखे तो प्रथम पे है हमारा राज्य, है ना। और गेहूं, जौ, सरसों और चना, गेहूं, जौ, सरसों और चना हो गई यहाँ की। भरतपुर को तो आपको पता ही है, भरतपुर में तो सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर में है ही, तो सरसों वहाँ पे तो होना स्वाभाविक ही है, ये भी हमें पता ही है। अर्ध दक्षिण मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो ये आता है 4A के अंतर्गत। ठीक है, अर्ध तो इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिले का भाग आता है। अब यहाँ पे है ना, ये वर्ड्स आप याद रखें। आपको पता है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी, तो पूर्वी मैदानी में कौन से भाग आते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अर्ध दक्षिणी मैदानी नाम लिया है, तो अर्ध कौन से होते हैं हमें भी पता है कि दक्षिण में कौन से, कि भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही ऐसे है कि जहाँ पे हाँ बारिश होती है पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मक्का, दलहन और ज्वार की खेती होती है। ठीक है, और गेहूं और चना देखिए रबी की फसल हो गई। अब इसमें बात करें कि आर्द्र दक्षिण और मैदानी क्षेत्र, ये आ गया 4B के अंतर्गत। ठीक है, 4B में आर्द्र, यहाँ पे देखिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ दक्षिणी मैदानी की बात करिए तो दक्षिणी मैदानी में अगर हमें डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से याद है तो हमें पता हो जाएगा कि दक्षिणी मैदानी में कौन कौन से आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर आते हैं हमारे दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमें पता है मक्का हो गया, चावल, ज्वार और उड़द की खेती हो गई। चावल में हमें पता है बारिश बहुत चाहिए और मक्का में भी काफ़ी हद तक बारिश चाहिए, तो इस प्रकार के फसलें हैं ये यहाँ पे होती है। और अगर रबी की बात करें तो गेहूं और चना, रबी में राज्य में लगभग कहीं पे देखिए सरसों, गेहूं या चना इससे बाहर कहीं पे जा ही नहीं रहा। तो आप अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि गेहूँ कौन सी रबी की फसलें लिखें और कौन सी खरीफ की लिखें, क्यों जो क्षेत्र जिस हिसाब का एरिया होगा उस हिसाब की फसल वहाँ पे होगी। तो थोड़ा ज्योग्राफिकल माइंड यहाँ पे लगाते हुए हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी की बात है, ये आता है 5 के अंतर। दक्षिणी पूर्वी मैदानी में कौन कौन से आते हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर, ये हमारा हो गया राजस्थान। यहाँ पे लगभग कोटा हो गया, यहाँ पे झालावाड़ हो गया, बूंदी हो गया, बारां, सवाई माधोपुर इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे ये दक्षिणी भाग भी हो गया और ये पूर्वी भाग भी हो गया, तो दक्षिणी पूर्वी के अंतर्गत आ गया ना। इसके अंतर्गत आती है ज्वार और सोयाबीन। ज्वार और सोयाबीन देखिए केवल और केवल हाड़ौती क्षेत्र में हमारे राज्य में सोयाबीन पैदा होती है, ये याद रखिए। सोयाबीन जब जो हम ज्योग्राफी की जो क्लासेस करेंगे ना वहाँ पे राज्य की जो क्रॉप्स है उस पर क्लियर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सोयाबीन कहाँ पे पैदा होती हैं। कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर हमें पता है कि हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ सवाई माधोपुर नहीं आता हाड़ौती के अंतर्गत। तो यहाँ पे सोयाबीन होती है और ये देखिए गेहूँ और सरसों हमारी रबी की फसल हो गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गया हमारा कृषि उत्पादन।
कृषि उत्पादन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आरपीएससी का जो ट्रेंड रहा है कि क्या पूछ सकती है। तो एक तो ये पूछ सकती है कि राज्य की जैसे हमारे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य की कृषि जो स्थिति है उस पर एक टिप्पणी लिखे, ठीक है। या फिर ये भी आ सकता है कि राज्य में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस हिसाब से आ सकते हैं कि जैसे राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, रबी के बजाय जो खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन है वो ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए कृषि उत्पादन के अंतर्गत हम देखें तो कृषि एक तो मानसून आधारित है। हमें पता है कि राज्य में सिंचाई के साधन बहुत ही सीमित है, तो कृषि मानसून आधारित है। वर्षा की सघनता और वितरण से प्रभावित है। बिल्कुल, हम जब से यही जो कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़े हमने वहाँ पे हम यही तो कर रहे हैं कि जिस हिसाब जितनी वर्षा है जितना वितरण हो रहा है वर्षा का उसके हिसाब से हम कृषि करते हैं। अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्न का कुल उत्पादन, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, 225.20 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष 269.09 मीट्रिक टन की तुलना में 16.31% की कमी है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि 2021-22 की तुलना में हमारी जो खाद्यान्न का उत्पादन है उसमें कमी दर्ज की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, है। गत वर्ष की तुलना में मेट्रिक टन की तुलना में यहाँ पे कमी दर्ज की गई है। और कितना खाद्यान्न उत्पादन है? 225.20 लाख मेट्रिक टन, 225.20 लाख मेट्रिक टन, याद रख लीजिए। अब खाद्यान्न की बात करती हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि खाद्यान्न के अंतर्गत आता क्या क्या है। खाद्यान्न में एक तो आता है अनाज और एक प्लस आता है दलहन। इधर आगे क्या मैं थोड़ा दलहन, ठीक है। खाद्यान्न में एक तो आता है, पेन ही ले लेते हैं ना। तो खरीफ खाद्यान्न में क्या है कि 2021-22 में 84.90 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। खरीफ खाद्यान्न की बात कर रही है। खाद्यान्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो अनाज आता है, एक हमारा दलहन आता है, जिसमें 84.90 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष के 116.33 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 27.02% कम है। ये भी देखिए, मैं एक बात आपको लास्ट में बताऊंगी कि लगभग सभी में कमी दर्ज की गई है। एक दो ऐसे होंगे जिनमें के वृद्धि दर्ज की गई है, शायद वो तिलहन है या दलहन है, वो आगे देख लेंगे हम। तो 2021 में 84.90 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष की तुलना में 27% की गिरावट, बहुत ज़्यादा गिरावट होती है 27% की, है ना, गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 21-22 में रब्बी खाद्यान्न, ये तो है कौन सा? खरीफ खाद्यान्न था। ये देखिए यहाँ पे खरीफ खाद्यान्न लिखा हुआ है। अब हम बात करें रब्बी खाद्यान्न की बात, तो रब्बी खाद्यान्न का उत्पादन 140.30 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष 2021 में 152.76 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 8.16% की कमी दर्ज की गई। मैं सबकी बता रही हूँ आपको कि मोस्टली सब में कमी दर्ज की गई है, 152। तो आपको इतना याद रखना है कि रब्बी खाद्यान्न है हमारा, उसमें भी कमी दर्ज की गई और जो हमारा खरीफ खाद्यान्न है उसमें भी कमी दर्ज की गई। हालांकि हर तरीके के आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन था ना, ये देखिए कि 225.20 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, तो आपको ये याद रखना है। और थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि 269.09% मीट्रिक टन था जो पिछले वर्ष था, तो ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। बैक हो गए। अब हम बात करें खरीफ अनाज। मैंने कहा था कि खाद्यान्न के अंतर्गत अनाज भी आता है और दलहन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे खरीफ अनाज की बात चल रही है। खरीफ अनाज का उत्पादन 66.63 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमानित है, जो गत वर्ष की खरीफ उत्पादन 97.04 मीट्रिक टन की तुलना में 31% की गिरावट। 31% की गिरावट बहुत होती है, 31% की गिरावट दर्ज की गई। और 2021 में रबी अनाज, ये तो खरीफ की बात हो रही थी, खरीफ में भी कमी आई। और रबी अनाज की हम बात करें तो उसका उत्पादन 115.95 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 129.58
यहाँ ज़्यादा हो गया, मेट्रिक टन की तुलना में 10.52% की कमी दर्शाता है। ये कमी नहीं है भाई, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। हाँ हाँ कमी है, कमी क्यों नहीं है, बिल्कुल ठीक है कमी है, कमी दिखा रहा है ये भी 110.52% की कमी दिखा रहा है। यहाँ पे जो है ना, हमने जो वर्ष है ना ये गलत टाइप कर दिया, तो इस चक्कर में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये मत देखिए। सिंपल सी बात देती है कि 2021 में रबी अनाज का उत्पादन कितना हुआ हमारा, 115.95 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष इतने की तुलना में 129.58 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 10.52% की कमी दर्शाता है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था, इस चक्कर में कन्फ्यूजन है। यहाँ पे भी खरीफ रबी अनाज में भी कमी दर्ज की गई है, ठीक है। वर्ष 2020-21 में खरीफ दलहन का उत्पादन 18.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। मैंने कहा था कि जो खाद्यान्न होता है उसमें अनाज भी आता है हमारा और प्लस दलहन भी आती है। तो यहाँ दलहन की क्या स्थिति है, तो लाख मीट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की खरीफ उत्पादन 19.29 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 5.29% की कमी दर्शाता है। यहाँ पे भी कमी है, देखिए। वैसे आपको ये सब डेटा याद करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ये आरपीएससी ना तो प्रीलिम्स में काम आएंगे या मेंस में काम आएंगे। मैं आपको मोटा मोटा ये बताना चाह रही हूँ कि बाई चांस इस प्रकार का स्टेटमेंट आ गया कि खरीफ अनाज में कमी है या रबी अनाज में कमी है या रबी दलहन में कमी है, खरीफ दलहन में कमी है, तो हमें अब बाई चांस अगर कोई स्टेटमेंट इस तरीके का आ जाता है तो हमें इसका पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ष 21-22 में रबी दलहन का उत्पादन 23.35 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी हमारा जैसे आ सकता है कि राज्य में खरीफ दलहन का उत्पादन रबी दलहन के उत्पादन से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें पता है रबी दलहन का उत्पादन 23.35 लाख मीट्रिक टन है और खरीफ का उत्पादन 18.27 लाख मीट्रिक टन है, ठीक है ना। तो रबी दलहन ज़्यादा होती है राज्य में बचाई की खरीफ दलहन के। तो इस तरीके के स्टेटमेंट है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि वहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़े और हम अपना क्वेश्चन करेक्ट कर सकें। जो कि वर्ष 2021 की तुलना में 23.18 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 5.0% के। यहाँ पे एकमात्र है जो रबी दलहन की वृद्धि दर्ज हुई है, बाकी सब में मैंने कहा था कि कमी दर्ज हुई है। तो आपको डेटा याद करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ जो रबी दलहन है हमारी उसमें वृद्धि दर्ज हुई है, बाकी सब में कमी दर्ज हुई है, बस इतना याद रखिए आप। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी यही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि तिलहन में क्या है, राज्य की तिलहन में स्थिति क्या है, तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में क्या क्या पैदा, ये भी हमारी जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें आ सकता है क्वेश्चन कि खरीफ फसलों में तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों के अंतर्गत मूंगफली, तिल और सोयाबीन, अरंडी शामिल है। एक स्टेटमेंट हमें ये भी दे सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमें ये भी दे सकते हैं कि रबी फसलों में राई, सरसों और तारामीरा एवं अलसी शामिल है। तो हमें पता होना चाहिए कि खरीफ के अंतर्गत कौन सी तिलहन की बात कर रही है, खरीफ तिलहन में कौन सी चीज़ आ रही है और रबी तिलहन में कौन सी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो राई, सरसों और तारामीरा और अलसी है, ये तो हमारी रबी के अंतर्गत आ गई, ठीक है। और जो हमारी खरीफ फसलों के अंतर्गत मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल हो गई। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 92.04 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2020-21 के 79.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 15.67% की वृद्धि दर्शाता है। ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तिलहन का उत्पादन हमारे टोटल तिलहन का उत्पादन है, यहाँ पे खरीफ और रबी की बात नहीं हो रही है, टोटल तिलहन की बात हो रही है। तो टोटल तिलहन में 92.04 लाख मीट्रिक टन अनुमानित था, जो कि 2021 के 79.57 लाख की तुलना में 15% की वृद्धि। बस इतना याद रखें कि 15% की वृद्धि दिखाता है पिछले वर्ष की तुलना में। ये जो है जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें, 2020 वाली या 21 वाली जो भी थी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राज्य में जो महिला जोत धारक हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है कि प्रचलित जोत धारक राज्य में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो मैं बता दूं हमारी कृषि गणना कब हुई थी, 2015-16 में हुई थी। ये याद रखिए कि कृषि गणना राज्य में
कब की है? 15-16 की है। इसके अनुसार हर 5 साल में होती है कृषि गणना, चाहे पशु गणना देख ले या कृषि गणना देख ले, 5 साल के अंतर्गत होती है। पहले 2010-11 की थी, ठीक है। इसके अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या राज्य में कितनी थी? ये क्वेश्चन आएगा। 76.55 लाख है, 76.55 लाख है, आप याद कर लीजिए। जो वर्ष 2010-11 के 68.88 लाख से 11.14% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो राज्य में कुल हमारे जो प्रचलित जोत धारक है उनकी कुल भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो 76.55 लाख। ये क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है हमारी, और ये भी आ सकता है कि इसमें 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई, तो बिल्कुल सही है, ये भी आ सकता है। जोत धारक का मतलब समझते हैं क्या आप? मतलब किस किस व्यक्ति के हिस्से में कितनी कितनी भूमि आ रही है, तो वो है। जैसे आजकल हमें पता है, पहले संयुक्त परिवार होता था, आजकल तो सब सिंगल रहना पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार की तो बात छोड़ो। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भूमि के टुकड़े भी होते चले गए। जैसे जैसे परिवार का बंटवारा होता जाता है, भूमि का हमें पता है बंटवारा, संपत्ति का विभाजन तो होता ही है, तो भूमि का बंटवारा हो गया। तो इस चक्कर में ये देखिए कि 76.55 लाख हो गई और 11% की इसमें 11.14% की वृद्धि हो गई। इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें होती है सीमांत भी होती है, वृहदाकार की जोत भी होती है, मध्यम आकार की जोत भी होती है। पर हमारी जो प्रीलिम्स के काम की जो चीज़ है वो क्या चीज़ है कि जबकि बड़े आकार के भू जोतों में 11.14% की कमी, ओबियसली कमी 11.14%। ये सेम डेटा कैसे हुआ कि भूमि बंटी है, जितनी भूमि बंटी है उतनी वृद्धि होगी और बड़े आकार की जोत में उतनी ही कमी होगी, ठीक है, समझ गए आप। और यहाँ पे सर्वाधिक सीमांत जोत अगर हम देखें, सीमांत जोत 40.12% है, जबकि कुल जोतों के क्षेत्रफल में 2010-11 की तुलना में 2015-16 में 1.24 की कमी हुई है, ठीक है ना। कुल जोतों के क्षेत्रफल की बात कर रही है, कुल यहाँ पे तो संख्या थी, यहाँ पे संख्या की बात कर रही हूँ मैं, तो संख्या में तो 11.14% की वृद्धि हुई है और कुल जोतों के क्षेत्रफल में कमी हुई है 2010-11 की तुलना। मैंने कहा था ना 5 साल में होती है, तो इसमें -1.24% की कमी दर्ज हुई है। सरकार कृषि गणना की बात करें हम 2015-16 के अनुसार सीमांत जोत कौन सी होती है? यहाँ पे देखिए सीमांत जोत की बताया था हमें कि हमारी टोटल जितने भी जोत है ना उसमें 40.12% तो सीमांत जोत है। सीमांत जोत तो होती है जो 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है। ये भी हमारे उसमें जैसे पूछा था किसी को इंटरव्यू में पूछा था कि सीमांत जोत होती है वो कितनी होती है, तो 1 हेक्टेयर से कम होती है, वो तो हो गई सीमांत जोत। और जो लघु जोत हो गई वो कितनी होती है? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है, उसको लघु जोत बोलते हैं। तो सीमांत और लघु जोत दोनों को कुल मिला के हम बात करें तो राज्य का जो 63% भाग है वो सीमांत और लघु जोत है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में हमारे आ सकता है कि कुल मिला के राज्य की जितनी भी भूमि जोत है उसमें सीमांत और लघु जोत है वो 60% से ज़्यादा है, तो हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा एक एक्स्ट्रा का। अब मैं बात करूँ कि राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा, इम्पोर्टेंट बहुत है, याद कर लीजिए इसको, तो है ना। तो ये है जैसे राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर था, 2.73 याद कर लीजिए, 2.73 हेक्टेयर था, जो 10-11 में 3.07 हेक्टेयर था और इसमें 11.07% की कमी दर्ज हुई है, ठीक है ना। भूमि बढ़ती चली जा रही है, मैंने कहा संयुक्त परिवार का विघटन होता चला जा रहा है, तो उसके हिसाब से संपत्ति का विभाजन, और संपत्ति में भूमि तो हमारे में इम्पोर्टेंट है ही, तो उसका विभाजन होता चला जा रहा है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जहाँ पहले औसत आकार हमारी जोत का था 3.07, वहाँ पे 2.73 हेक्टेयर हो गया और इसमें 11.07 की कमी दर्ज हो गई। यहाँ पे ये आया था क्वेश्चन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें कहा था कि महिला जोत धारक कितनी हैं, तो ये क्वेश्चन आया था सीधा सीधा। तो कृषि गणना 2015-16 कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख थी, 7.75 लाख थी, इतनी महिलाएं हैं। आजकल हमें भी पता है कि बराबर
बराबर की हिस्सेदारी हो गई। जहाँ पे फैमिली में ऐसे होता है कि पुरुष है वो कमाई के लिए बाहर चले जाते हैं, तो कृषि का कार्य है जो महिलाएं संभालती है। और मोस्टली हमें पता है कि महिलाओं की भागीदारी है, चाहे कृषि क्षेत्र में रही हो चाहे किसी भी क्षेत्र में रही हो, बराबर की हिस्सेदारी रही है। पर महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या देखें तो 7.75 लाख थी, जो वर्ष 2011 में 5.46 लाख थी की संख्या में 41% की वृद्धि दर्ज हुई है। ये डेटा याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 41% की वृद्धि हुई है। भैया आप महिलाएं भी पीछे नहीं रही है, आप भी देख लीजिए, बराबर की हिस्सेदार होती चली जा रही है। 41% की वृद्धि दर्ज हुई है। कृषि गणना 15-16 की कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख। एक तो ये डेटा याद कर लीजिए और एक ये डेटा याद कर लीजिए, ठीक है। अब बाई चांस मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए महिलाओं की भागीदारी, और महिलाओं की भागीदारी, चलिए मेंस में क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसे भी तो आता रहता है ना, महिलाओं का सशक्तिकरण। ये तो मैंने ये फेवरेट टॉपिक रहा है आरपीएससी का। तो महिलाओं का सशक्तिकरण काफ़ी हद तक हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है। तो ये डेटा आप लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये बहुत ही मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड हमारी आई है। तो ये तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी क्रॉप्स ऐसी है जिसमें राज्य उसमें प्रथम स्थान पे है, कौन। और ये हम देख लेते हैं, प्रथम और द्वितीय में करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, जो हमारा प्रीलिम्स में है उसमें शायद 4-5 क्रॉप्स ऐसी दी हुई हैं जिनका हमें द्वितीय तृतीय या चतुर्थ ऐसा याद करना पड़ेगा। बाकी हम ये देख लेते हैं कि प्रथम स्थान पे राजस्थान कौन कौन से में है, ठीक है। बाजरा में मैंने कहा था, बाजरा में तो प्रथम पे होना ही था। जहाँ पे देखो बाजरा 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 उत्पादन हो रहा है राज्य में, तो बाजरा में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और कितना प्रतिशत राजस्थान देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत, 45% बाजरा तो वही हम ही उत्पादन कर रहे हैं, देख लो। और आपको पता है कि मोटा अनाज होता है ना, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो अगर आप हम आजकल सोचते चले जा रहे हैं भाई हम तो बाजरा नहीं खाएंगे, हम तो पिज़्ज़ा खाएंगे, है ना। तो पिज़्ज़ा खाने के बजाय बाजरा खा लीजिए, आपका ज़्यादा मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, हमें पता है। तो हेल्थ का ध्यान रखना है ना अपने, तो बाजरा खाइए। मैं तो डेली बाजरा डेली तो नहीं खाती, पर ठीक है कभी कभी खा लेती हूँ, मम्मी बना के देती है तब। हाँ, राई और सरसों की हम बात करें तो राजस्थान इसमें भी प्रथम स्थान पे है। और ये कितना उत्पादन करें हम, 46.28% उत्पादन करें राई सरसों में राजस्थान। पोषक अनाज की बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान पे हम, ये हम 15.35 करें। पोषक अनाज में हमें पता है ना, बाजरा, ग्वार, बाजरा, कौन कौन से आते हैं मोटे अनाज के अंतर्गत। मोटे अनाज की बात चल रही है यहाँ पे। पोषक अनाज से वही मतलब है कि मोटा अनाज राजस्थान कितना कर रहा है ना। तो वो क्या, मक्का, ज्वार और बाजरा वो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं ना, तो उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। राई सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, 46% उत्पादन कर रहा है। बाजरा में देखें तो 45% का उत्पादन करे। कुल तिलहन की बात करें, कुल तिलहन और कुल दलहन में पहले क्या हुआ था, राजस्थान दूसरे या तीसरे स्थान पे था, पर अब राज्य उत्पादन को बढ़ाते हुए राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया। कुल तिलहन और दलहन का देखे, कुल तिलहन का तो 20% उत्पादन हम कर रहे हैं, और दलहन का देखे तो 19.41% कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि दलहन के बजाय हमारे राज्य में तिलहन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, भले ही वो 0 से ही या 1% से ही ज्यादा क्यों ना हो। चना की बात करें तो चना मैंने कहा था चूरू में चना बहुत होता है, तो चना राजस्थान प्रथम स्थान पे है, और देश के कुल चना का 23.44% हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि ये द्वितीय स्थान भी हम देख सकते हैं, अगर आपको याद करना है तो बाजरा में राजस्थान पहला है, उत्तर प्रदेश दूसरा है, राई सरसों में राजस्थान पहला है, हरियाणा दूसरा है, पोषक अनाज में राजस्थान पहला है, कर्नाटक दूसरा। कुल दलहन और तिलहन की बात करें तो राजस्थान पहला है, पर तिलहन में गुजरात प्रथम पे है, और दलहन में प्रथम पे नहीं, सॉरी गाइस, प्रथम पे तो राजस्थान है, गुजरात द्वितीय पे है, और दलहन में देखे तो महाराष्ट्र द्वितीय पे है। मूंगफली की बात करें, मूंगफली के अंतर्गत गुजरात प्रथम स्थान पे है, राजस्थान हमारा द्वितीय स्थान पे है। तो ऐसे बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि मूंगफली है उसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, तो गलत हो जाएगा। हमारा राज्य है वो द्वितीय स्थान पे है, ठीक है ना। उसके बाद कितना उत्पादन करते हैं हम, 16.04। हम
हर चीज़ याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो ये मत याद रखिए कि कितना उत्पादन, ये मोस्ट क्या है, एक तो बाजरा हो गया, ये 45.5 हम याद रख सकते हैं, और राई सरसों का 46%, और एक ये डेटा याद रखना है, बाकी हर का हम याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। हाँ, दलहन तिलहन का इतना ज़्यादा 19-20 हम करते हैं ना हर बात में, ये तो 19-20 हो गई भाई, हैं 19-20 हो गई, तो उसी के हिसाब से 19-20 हम याद कर सकते हैं कि दलहन और तिलहन के बीच 19-20 का आंकड़ा चल रहा है। चना आ गया। सोयाबीन, सोयाबीन देखिए तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे, राजस्थान तीसरे स्थान पे है। सोयाबीन मैंने आपको बताया था हाड़ौती क्षेत्र में होता है राज्य में सोयाबीन का उत्पादन, तो राजस्थान ये आ गया हमारा सोयाबीन में 4% ही है, 4.68% उत्पादन हो रहा है। ग्वार यहाँ पे देखिए भाई, ग्वार पश्चिम में 18-19 की स्थिति बता रहे हैं, यहाँ पे ये लगा है ना, स्टार लगा है ना, तो 18-19 की स्थिति है। बाकी भाषा कर प्रकाशित सांख्यिकी पुस्तिका में 2020 के आधार पे बताइए, बाकी तो ये 18-19 के आधार पे है। तो राजस्थान ग्वार में तो पहले स्थान पे होना ही था। कितना उत्पादन है ये देखिए भाई, 78.62% का उत्पादन हम राज्य में करें। तो एक तो ये डेटा याद कर लीजिए 78.6, ये याद कर लीजिए, और तिलहन दलहन की तो मैंने 19-20 की स्थिति आपको बताई थी, तो वही याद कर लीजिए, ठीक है। और कौन कौन से में राजस्थान प्रथम स्थान पे, तो बाजरा में प्रथम स्थान पे, राई सरसों में प्रथम स्थान पे है, पोषक अनाज में हो गया, कुल दलहन में हो गया, तिलहन में हो गया, चना में हो गया, ठीक है। मूंगफली में दूसरे स्थान पे है, सेकंड हो गया। और सोयाबीन में अगर हम बात करें तो थर्ड हो गया। ग्वार में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्यों, इसमें क्लियर दिया हुआ है हमारी आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत, तो इस स्लाइड को हम पूरा याद कर लेते हैं। ओके गाइज, आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम नेक्स्ट हमारा जो इसी का कृषि और समन्वय क्षेत्र का नेक्स्ट लेके आते हैं। और हाँ, हीट वेव बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बाहर तो मत ही जाइए, हमारा जो है यूट्यूब चैनल उसको देखते रहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे और आपका हेल्थ है वो भी इंश्योर होता रहे। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।